आरआरबी का आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा एएलपी के सीबीटी 2 का। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, जिससे कि आप अपना एक टारगेट सेट कर पाए कि मुझे इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही करना है। एग्जाम में आपको क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या नहीं, साथ ही साथ क्या क्या बहुत ही जरूरी बातें जिससे कि आपका एग्जाम बेकार ना हो जाए। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा कि इन लास्ट के 3 दिन में आपको करना क्या है दोस्त। ठीक है, 2-3 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई ने, हिमांशु भाई ने हमें मेल करके भेजा था अपना एडमिट कार्ड, मैंने मांगा था। तो यहां पर देखिए इनको पूरा एड्रेस वगैरह दे दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको गूगल का लिंक भी दे दिया होगा। होता क्या है, बहुत बार एग्जाम के सेंटर में कंफ्यूजन हो जाता है लोकेशन को लेकर, इसलिए इस लोकेशन को भी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बार एक ही नाम के 2 स्कूल होते हैं या बहुत ही हल्का फुल्का अंतर होता है उनमें, जिस वजह से कई बार बच्चे गलत सेंटर पर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां पर इनका आप देख सकते हैं 12:30 बजे से सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक, और यहाँ पर इनकी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छुपा लिया है क्योंकि वो सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, एक सुबह की और एक दोपहर की। ठीक है, एक सुबह 7:30 बजे से 8:30 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है और दोपहर वालों को 12:30 से 1:30 बजे की रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये करना है कि आपको जो अपना आईडी प्रूफ है वो बहुत ही क्लियर रखना है। सपोज आपका आधार कार्ड है, आप अपना आधार ले जा रहे हैं और उसमें आपका फोटो वगैरह साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, या फिर उसमें जो फोटो है वो अब से अलग है, अब आप जो है वो साउथ के गुंडे लगने लगे हैं, हो सकता है उस फोटो में आप बच्चे लग रहे हों। ठीक है, हो सकता है अब आप हीरो बन गए हों और उस फोटो में आप काले से लग रहे हों। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत सौ के आधार पर ऐसे फोटो रहते हैं जिससे कि यार देखने में लगता है ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप ऐसे केस में एक और आईडी प्रूफ ले जाना। ठीक है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया, या फिर वो विदेश जाने के लिए क्या बनता है यार, अरे दिमाग से नाम उतर गया है। ठीक है, वो ले जाना, पासपोर्ट। ठीक, और ओरिजिनल ही चाहिए, कि ऐसा चाहिए ओरिजिनल ही चाहिए। आपका जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाए वो ओरिजिनल चाहिए। साथ में एक आध अपने फोटोग्राफ ले जाना, पासपोर्ट साइज 3-4 ले जाना, और वही ले जाना जो फॉर्म में लगे हैं। ठीक है, और उससे आसानी हो जाती है। ठीक, तो आईडी प्रूफ ध्यान रख लेना, एक से आप ज़्यादा ले जाना। अगर एक आईडी प्रूफ में कोई समस्या आती है तो दूसरे में काम आ जाएगी। यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप, और आगे चल के मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इससे पार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां पर दे रखा है कि परीक्षा के दौरान, यानी बीच में ही, जो आपको 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, उसी के बीच में ही, इसी 90 मिनट में उम्मीदवार के बायोमेट्रिक, ठीक है, फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के दाएं और बाएं अंगूठे के निशान और साइन। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम होता है तो वो सब इसी टाइम के बीच में दिया करवाया जाएगा, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लिखित परीक्षा का ही, सॉरी, एक परीक्षा प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है। तो ये समझ लीजिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो आप मॉक टेस्ट लगाएं, अगर 90 मिनट के पेपर के लिए मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको 85 मिनट का मान के चलें, क्योंकि 5 मिनट आपकी ये चीज़ खा जाएगा। एएलपी सीबीटी 1 में बहुत से बच्चों के साथ ये समस्या हुई थी कि उनको समय कम पड़ गया था, क्योंकि बीच में इस तरह के काम कराए गए थे। तो इस बार भी होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अब यहां पर कुछ हम पॉइंट्स पढ़ ले रहे हैं कि अब आपको क्या क्या करना है। दोस्त, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है ना, सबसे पहले आपको आरआरबी ने जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया है एक बार उसको भी खोलकर देख लेना है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अब जो आप प्रैक्टिस करो वो 90 मिनट की जगह ना 80 मिनट का टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब आपको जो अपनी स्पीड है उसको बढ़ाना है, ढीला नहीं पड़ना है। यानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते समय स्लो हो जाते हैं, वो सब नहीं करना है। अब आप कहेंगे आरआरबी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ये हमें कहाँ मिलेगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद दोस्त वहां पर आप सर्च में आरआरबी लिखोगे तो कई सारे लिंक खुल जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मेरे सामने आरआरबी चंडीगढ़ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ पे भी क्लिक कर दूं तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे लिंक आएंगे। उसी में से देखिए एक लिंक आपको दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट टू फैमिलराइज एएलपी कैंडिडेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी ये जो भी बच्चे हैं उनको नया ना लगे, इसलिए उनको फैमिलराइज, यानी मतलब उससे थोड़ा सा मतलब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा पेपर आने वाला, कुछ नया नहीं लगेगा। हालांकि जो बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको कोई समस्या वैसे भी नहीं आने वाली। यहाँ पर एक अगला पेज खुलेगा,
इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करते ही साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जनरल इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे कि पार्ट ए यहाँ पर 100 सवाल होंगे 90 मिनट में, उसके बाद पार्ट बी शुरू होगा 60 मिनट का जिसमें 75 सवाल होंगे, और सारी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बताई जाएगी कि 1/3 आएंगे निगेटिव मार्किंग, लैंग्वेज और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, या फिर आपको किस सिंबल का क्या मतलब है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगला यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, आप कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्ज़ाम को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने पेपर आते जाएंगे और आप उसको दे लेना एक बार को यार। ठीक है, ये अब आप को हो सकता है यहाँ पर बहुत आसान से सवाल लगे, कठिन सवाल लगे, तो आप यहाँ पर सारे सवाल करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आप टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक ग्रीन हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। रेड का मतलब है जो मैंने पढ़ लिया अभी तक, टिक नहीं किया है। ठीक है, मैं इसको बिना टिक करे ही सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, मैं इसको बिना टिक करे ही सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा तो भी ये रेड रह जाएगा। रेड का मतलब है कि मैंने इसका कोई आंसर नहीं लगाया है। ठीक है, और अगर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूं, ये किस सवालों में करना है पता है? जैसे थर्ड सवाल मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर तो लूंगा पर ये अभी ज्यादा टाइम ले जाएगा, इसलिए मैं इसको बाद में करूंगा, तो आप इसको मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना, तो ये पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का बन जाएगा। तो बाद में जब एक्स्ट्रा टाइम बचे ना आपके पास, तो जो जो बैंगनी रंग के सवाल हो आप उनको आकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप एक बार, रेलवे ने अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट निकाला है तो आप उसको जरूर देकर देखें। यहाँ पर दोस्त लास्ट के समय ना आपके कुछ सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग तो आपका पहले का पड़ा हुआ है, नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, लगभग 40 से 50 मार्क्स का ये आएगा। और यहाँ पर एक चीज है कि ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। मेरा क्या फायदा था दोस्त, मैं फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता था 11th और 12th के बच्चों को। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, मैं 1 साल पहले जब एएलपी के फॉर्म आए थे तो मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि आप 9th 10th 11th या फिर 12th इनमें से जिस क्लास के बच्चे आपको मिल जाए पड़ोस में, भले ही फ्री में पढ़ाना पड़ जाए, पर आप उनको ट्यूशन पढ़ा लेना। क्योंकि जब आप इनको ट्यूशन पढ़ाते तो आपको उसको पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता। जब आप खुद पढ़ते तो जब वो आपके जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल आपके पक्के हो जाते। ठीक है, और वो आपके आगे तक काम आते। तो वही मेरे काम आए थे। मैं 11th और 12th को फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता था और 11th 12th की फिजिक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा बेसिक साइंस में यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ और टॉपिक पढ़े जिससे मुझे बहुत ही कम तैयारी की होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन आसानी से हो गया था। पर अब आपके पास तो समय है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यही है, आपने जितना पढ़ा उसको पढ़िए, और अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो कोई नहीं, भले ही एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। मैं कह रही हूँ रात में 2 घंटे कैसे भी निकालिए, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ज़्यादा भाई 40 से 50 नंबर हैं और टॉपिक कितने, मुश्किल से 8 या 10 टॉपिक हैं। तो हर टॉपिक से भाई 4-5 सवाल देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, जरूरी। तो समझ लीजिए आप जो टॉपिक छोड़ेंगे तो 4-5 सवाल मिस करेंगे। तो अगर आपके पास कहीं से 4 घंटे भी मिल रहे हैं ना, आप ट्रेन से पेपर देने जा रहे हैं और 4 घंटे मिल रहे हैं और वहाँ पर आपका वो टॉपिक नहीं हुआ, तो उस समय आराम करने की जगह या फिर फालतू में टाइम वेस्ट करने की जगह वो टॉपिक पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पर अब बचती है ट्रेड के जो टॉपिक्स हैं इसके दोस्त, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर भी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड में पास होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि ट्रेड का जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा, हमें नहीं पता ट्रेड का, हमें बहुत कम एक्सपीरियंस है। हमें का मतलब हम सभी एग्जाम देने वालों को, हो सकता है कि आपने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, उसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर थे ट्रेड के। अब देखिए, अगर आप, जैसे मैंने आपको क्या बताता था कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट सीरीज में क्या होता था, सपोज आपने ट्रेड लिया तो ट्रेड में आपके हर चैप्टर के, जैसे चैप्टर की थ्योरी पढ़ी ना, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होते थे, बहुत सारे होते थे। अब अगर आपने वो मिस कर दिया तो सीधी सी बात है आपने मिस कर दिया। ठीक, अब आपका पास होना ना होना वो तय नहीं करेगा अब, क्योंकि वो समय जा चुका है। अब अगला तय करेगा आपका एग्जाम। हो सकता है कि आप कुछ तुक्के फिट करें वो हो जाए, हो सकता है कि आपका जो पहले से पढ़ा हुआ है वही आ जाए। तो पास और फेल होना अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-3 दिन ही बचे हैं पेपर में, तो इतना कर सकते हो आप कि आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो जो टॉपिक बचे हैं, और जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हो उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर रिवाइज जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है मैं आपको अभी बता देता हूं। आप अगर सिर्फ पढ़ के गए हो, बिना रिवीजन करे गए हो, बिना उनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके गए हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है,
पर आप उसका सही आंसर एक्यूरेटली नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये आप कब कर पाएंगे? जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें और उसको बाद में एक बार रिवाइज भी कर लिया, तब वो थोड़ा आपका अच्छा हो पाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस समय 2 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके अलावा ट्रेड। ठीक है, इन दोनों को लेकर चलना है और इनको रिवीजन भी करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपका पढ़ा हुआ है, वो इस समय रिवीजन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर ये जो टॉपिक हैं ये रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया एग्जाम। अब एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें जो आपका पेपर ना छूटे दोस्त। ठीक है, ये कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम में जब भी आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी बहुत टाइम है, आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, पर आपको क्या करना है, शुरू से ही फुल स्पीड बनाए रखनी है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। पहले सेकंड से लेकर आपको ये मानते हुए चलना है कि बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। कैलकुलेशंस आएंगी बीच में तो आपको लगेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, तो मैं आराम आराम से कर लेता हूँ, या फिर किसी क्वेश्चन के जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी। बिल्कुल मत करना। इसीलिए मैं कहता हूं पहले से ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, 90 की जगह 80 मिनट लगाकर, तो आपकी जो स्पीड है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो एग्जाम में बैठने के बाद ध्यान रख लेना, बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में स्लो नहीं होना है। हाँ, आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल आएंगे जिनकी कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग रहा होगा, या फिर आप बहुत लंबा सॉल्व करते हुए गए और उनका आंसर गलत निकल रहा होगा। हो सकता है कोई रीजनिंग का इस तरह का सवाल है जो आप कर तो सकते हैं पर उसका लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे सवालों को आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके छोड़ देना, और बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी सॉल्व कर लेना, जो 10-15 मिनट मिल जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें अटके मत रहना, क्योंकि इस बीच में हो सकता है आप कई और क्वेश्चन भी कर लो। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा एक रास्ता है, जो क्वेश्चन पढ़ो उसको फुल स्पीड में करो, फुल स्पीड शुरू से लेकर लास्ट तक। बच्चे क्या करते हैं जो मैं बताता हूं, वो शुरू में और बीच में स्लो रहते हैं और फास्ट आते हैं लास्ट में, और कम समय में कम दिमाग चलेगा, इतनी ध्यान रखना। कट ऑफ की बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी जा सकती है। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी हो सकती है। यहां पर देखिए, बहुत ज़्यादा एएलपी की कट ऑफ कभी नहीं जाती है। ठीक है, 70 से 75 नंबर एक नॉर्मल सी कट ऑफ रेंज है जनरल कैटेगरी की, कुछ जगहों पर इससे भी कम ही होती है। ठीक है, यहां पर आपकी 67-68 भी होती है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, यहां पर क्या होने वाला है वो सुनिए। यहां पर होता है पार्ट बी, जिसका खेल थोड़ा सा बहुत लोगों का काम बिगाड़ देता है। पार्ट बी में समस्या ये आती है कि काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं जो कि पार्ट ए में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे लैंग्वेज की वजह से, कुछ बच्चे गलत सब्जेक्ट चूज करने की वजह से, और कुछ बच्चे ट्रेड को ना पढ़ने की वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक, यहां पर आप जो अपना टारगेट है वो 80 प्लस लेकर चलना दोस्त। 80 प्लस लेकर चलोगे, क्या होगा आपको, यहाँ पर पहली बात तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी पढ़ने हैं, तो आप अपना टारगेट 80 प्लस लेकर चलोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कट पिट के आपके 75 नंबर या उसके ऊपर आ जाएंगे। भाई जिसने पढ़ाई करी होगी उसके आ जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, सिलेक्शन तो उसी का होगा यार ना जिसने मेहनत कर रखी है। अब आप कहो कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई मैंने जब पिछली वीडियो डाली मैंने कही अगले 7-8 दिन में सिलेबस पूरा कर ली, जब 10 दिन बचे थे ना, तो मैंने कहा 10-12 दिन बचे थे तो 7-8 दिन में सिलेबस कर लो और 5 दिन में रिवीजन कर लो। बहुत से बच्चों ने कमेंट करे कि 7-8 दिन में कहाँ सिलेबस हो पाता है, कि भाई आपने कभी खुद पढ़ा सिलेबस ये वो। मेरे भाई 7-8 दिन आपने बचाए क्यों, वो आपकी कमी है ना। कई महीने थे आपके पास पढ़ने के लिए, पर आपने तब पढ़ा ही नहीं। बच्चे किस चीज़ का इंतजार करते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ लो भाई, आप अपनी देख लो, है ना। मैंने तो पहले से ही बता रहा हूँ यार, मैं तो 1 साल से बता रहा हूँ कि पढ़ लो। CBT 1 का पेपर होते ही मैंने कहा था कि बाद में बहुत स्पीड से टाइम निकलता है, ये चुटकी बजाते हुए टाइम निकलता है, पता नहीं चलता है। तो मैंने तो तभी कहा था कि आप पूरा भी ना पढ़ना चाहो ना तो 2 में से एक चीज़ कवर कर लो अभी, या तो बेसिक साइंस अभी कवर कर लो, है ना। पढ़ने मैं मानता हूँ कि उस जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पढ़ने का मन नहीं करता, पर जो उस समय पढ़ लेता है भाई उसको बाद में आसानी हो जाती है। उस समय अगर आप ट्रेड पढ़ रहे होते उस समय से, तो अभी तक आप फुल कॉन्फिडेंट होते। पहली चीज़ मैं आपको उस समय पढ़ने के फायदे गिना देता हूँ। अगर आप उस समय से पार्ट ए के बाद से ट्रेड पढ़ रहे होते कहीं से, तो आपको इस समय पार्ट बी में कोई रोक नहीं पाता,
पास होने से। और इस समय आपको पार्ट बी में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता और सारा का सारा टाइम आप पार्ट ए को दे रहे होते, यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ और रिवीजन को दे रहे होते। और वाकई में अगर आप टाइम दे रहे होते तो आपके नंबर भी अच्छे आते, सिलेक्शन होता। पहली चीज़, अगर आपने ट्रेड पढ़ा होता तो एएलपी के अलावा यहाँ पर आपका जेई का जो पेपर है, जो कि पूरा पूरा टेक्निकल के ऊपर डिपेंड है, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और वहाँ भी आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। ऐसा नहीं है कि जेई के लिए यहाँ पर आईआईटी जैसी तगड़े बच्चे आते हैं, नॉर्मल ही बच्चे होते हैं, जो समय देता पढ़ता है वो होता है। तो यहाँ पर मैं इतना बोलना चाहूँगा, सीबीटी 2 की कट ऑफ जो है, आप ये मान के मत चलना कि बहुत हाई जाएगी। 70 से 75 के बीच में जो हाई वाली जोन है वहाँ जाएंगी। एक आध कोई खतरनाक जोन आ गई तो वो 75 प्लस जाएगी बस, अदरवाइज सब 70 से 75 के बीच में सिमट जाएंगी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कुछ जोन तो ऐसी भी जाने वाली हैं जहाँ पर 67-68 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में फिर कुछ बच्चे छटेंगे और फिर जो थोड़े बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे होंगे जो वेटिंग में जा रहे होंगे, फिर उनको बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए। इस तरह से कट ऑफ धीरे धीरे करके गिरेगी और गिरेगी, ठीक है। ये तो शुरू वाली कट ऑफ जाती है। तो यहां पर आप अपना 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना। कुल मिला के आपको अपना बेस्ट देना है। होता क्या है कि अच्छा, पार्ट बी में पहले ही आप देख लेना मॉक टेस्ट दे देकर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। पार्ट बी को हल्के में मत लेना। अब होता क्या है, आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा यार, मेरे को तो पार्ट बी भी नहीं आ रहा, मुझे पार्ट ए भी नहीं आ रहा, मेरे तो 60 ही नंबर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों के भी वही हाल है। इसलिए अपना 100% देना। सीधी सी बात है, वहाँ अपनी जान लड़ा देना, बिल्कुल भी ढीला मत पड़ना, लास्ट तक सॉल्व करते रहना, पेपर करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की बिल्कुल। आप 3 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आप 1 नंबर से भी पास हो जाओ। तो जो भी अपना 100% देगा उसको थोड़ा सा बेटर तो अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। अगर आप ये सोचो कि आपका तैयारी नहीं है या आपका कुछ हो नहीं पा रहा है तो चिंता की इसलिए बात नहीं है, क्योंकि भाई सभी का सेम हाल है। ज़्यादातर बच्चों का यही हाल है कि उनको कुछ आ नहीं रहा है, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लास्ट के समय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले होंगे और जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे।